एपिसोड की शुरुआत में सोहन को देखते हैं जो भागते हुए फोरेंसिक लैब जाती है क्योंकि उसको न्यूज़ मिलती है कि एक हड्डी का ढांचा मिला है। फिर जब उसके बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताती है कि ये हमें हाईवे 3 से मिला है, मेल है एंड इसकी हाइट भी उतनी है जितनी तुम ढूंढ रही हो, बट इसके राइट शोल्डर में कोई मेटल प्लेट नहीं मिला है, मतलब वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। मुझे बताओगी भी किसको ढूंढ रही हो इतने सालों से? बट वो कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसकी नज़र नाइट ड्यूटी रूम पे पड़ती है तो उसको पहले का याद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोहन न्यू पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। तब वो सबको सल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे के सीनियर से पूछती है, मैंने सुनी कि मैं नाइट ड्यूटी करने वाली हूँ, तो लड़कियों का नाइट ड्यूटी रूम किधर है? बट वो पहली लड़की थी इसलिए कोई वुमेन का नाइट ड्यूटी रूम नहीं था, इसलिए ये लोग अपना ड्यूटी रूम पूरा खाली करते हैं। बेचारे जेएन को भी सब लोग उठाते रहते हैं। वो अपने सीनियर से जाके बात करता है कि एक लड़की के लिए हम लोग क्यों खाली करें रूम को, अगर वो वहाँ सोएगी तो हम कहाँ सोएंगे? तो उसका सीनियर बोलता है मैं स्टोरेज रूम को खाली करवाता हूँ। तो वो बोलता है ये सही नहीं है, मैं 3 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ और आज सोने गया तो मुझे भगा दिए, कुछ करिए ज़रा। बोल के जाता है सोहन के पास और उसको बोलता है तुम्हें पता है यूनिफॉर्म जो पहनी है उसका मतलब क्या है? वो पूछती क्या? तो वो बोलता है कि जब तुम यूनिफॉर्म पहनी थी तब कोई जेंडर नहीं होता है, क्या तुम क्रिमिनल के पीछे उसका जेंडर देख के जाओगी? नहीं ना, अगली बार से तुमने लड़की बन के कुछ बकेरा खड़ा की तो बहुत मार खाओगी। बोलकर उसको बोलता है कि सारा सामान लेकर जाओ, मुझे सोना है। बेचारी अपना सारा सामान उठाकर चली जाती है। ये सब बातें याद करके सोहन हंसती है। उधर पार्क जेएन का फाइल लेके सोचता रहता है। फिर पहले का दिखाता है जहाँ पर पार्क वॉन की मॉम से पूछता है आपने उसके बाद जेएन को कब देखे थे? तब उसकी मॉम बताती है कि वो हर साल वॉन की डेथ एनिवर्सरी पर कब्रिस्तान आता था। फिर से पूछता है तो मतलब आप अभी भी उसके कांटेक्ट में हैं? तो वो बोलती है कि मुझे याद तो नहीं है, बट वो अचानक से आना छोड़ दिया था। पार्क टेंशन में रहता है क्योंकि जेएन के फाइल में लास्ट में लिखा रहता है कि 2000 के बाद वो डिस्चार्ज हो चुका है। तो फिर पार्क जाता है चिसू के पास और उसे जेएन के बारे में पूछता है कि वो क्यों डिस्चार्ज हुए थे। तब वो बोलता है तुम्हें पता है कि डिस्चार्ज कब कब होते हैं? तब वो बताता है कि मेंटल प्रॉब्लम या अगर कैपेबिलिटी नहीं हो जिससे काम कर पाए, तो वो यही सारी वजह है। तो वो बोलते हैं कि एक और होता है मिसिंग। तो पार्क हैरान हो जाता है कि जेएन कहाँ गुम हो गया। फिर वो जेएन की फाइल चेक करने जाता है, देखता है कि लास्ट बार जेएन को हाईवे 3 के पास देखा गया था और एक विटनेस की गवाही देने के बाद ये पता चला कि जेएन पैसे लिया करता था और उसके डेस्क से भी पैसे मिलते हैं। फिर लास्ट में देखता है कि जेएन के राइट शोल्डर में मेटल प्लेट लगा हुआ है। तब सोहन जेएन को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसलिए जब भी कोई स्केलेटन आता है तो वो जाती है चेक करने। उधर चीसो किम को जाके बता देता है कि पार्क जेएन के बारे में पूछताछ कर रहा था। अब बट आप फिक्र मत करिए, इन्वेस्टिगेशन फाइल एकदम परफेक्ट है। 15 साल तक किसी को शक नहीं हुआ है तो अभी भी नहीं होगा। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पार्क जेएन को कैसे जानता है, क्योंकि मैंने चेक किया पार्क का दूर दूर तक जेएन से कोई लिंक नहीं है। तो किम बोलता है कि अभी के लिए उस पर ध्यान दो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर जेएन कैसे घुमा था। फिर चीसू जाता है एविडेंस टीम में और जाकर सारे सबूत मांगता है जेएन के केस से रिलेटेड। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ने अभी ही उसको डिस्पोजल कर दिए हैं। फिर वो उसकी सीसीटीवी फुटेज मांगता है। तब वो देखता है कि पार्क के पास जेएन का वॉकी टॉकी है। वहाँ पार्क वही हॉस्पिटल जाता है और समझ जाता है कि जब किडनैपर का दूसरा लेटर आया था तब जेएन भाग नहीं रहा था, बल्कि वो हॉस्पिटल में आकर मुझसे बात किया था। जब उसने आखिरी बार बात किया तब उसने अपनी जिंदगी गंवा दिया ताकि वो कल्प्रिट को पकड़ सके। फिर ये भी समझ जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन फाइल है वो सब कुछ झूठ है, जेएन को फंसाने के लिए है। असल में जेएन घुमा नहीं है बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया है। फिर पुलिस स्टेशन में स्पेशल अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें कोल्ड केस टीम को भी अवार्ड दिया जाता है अच्छे से केस सॉल्व करने के लिए। बट पार्क सोचता रहता है जहाँ पर वो गया था विटनेस से मिलने, तो वो बोलता है कि जेएन पैसे के लिए पागल था, वो मुझसे पैसे उधार लेता ही गया एंड उसको रिसिप्ट भी दिखाता है। फिर पार्क देखता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन फाइल है उसमें भी सारी फोटो एंड पैसे सब कुछ सेम है। जब जेएन के डेस्क पर जाते हैं चेक करने तो वो लोग को पैसे मिलते हैं। फाइल में बताता है कि जेएन बहुत लोगों से रिश्वत भी लिया है। पार्क सोचता है कि कौन होगा एंड उसने ऐसा क्यों फंसाने के लिए ये किया होगा। उसे लगता है कि बिना किसी अंदर वाले की मदद से वो पूरा नहीं हो सकता है, तो कोई जरूर पुलिस वाला ही होगा। फिर देखते हैं कि चियोल बड़ा खुश रहता है अवार्ड को देख के। फिर ये लोग आते तो चियोल बोलता है कि हमने जैसे काम शुरू किए हमें अवार्ड भी मिल गया और वेकेशन भी मिल। 15 साल पहले का केस किडनैपिंग सॉल्व किए, फिर 26 साल पहले का सीरियल मर्डर वाला केस भी सॉल्व किए। तब सोहन बोलती है कि वो हम नहीं थे, अगर पार्क को लाश नहीं मिली होती मेंटल हॉस्पिटल में तो फिर हम वो केस सॉल्व नहीं कर पाते कभी भी। चियोल बोलता है कि हाँ होगा लकी। तो सोहन बोलती एक बंद हॉस्पिटल में लाश मिल किस्मत वाले भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तीनों पार्क को घूरते रहते हैं। पार्क को समझता नहीं क्या बोले, तो बोलता कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता, मैंने प्रोफाइलिंग करके कितनों को पकड़ाऊं, चलो फिर वेकेशन बाद मिलते हैं, बोलकर वहाँ से भाग जाता है। सोहन को कुछ तो गड़बड़ लगता है।
यहाँ वो विटनेस चीसू को कॉल करके बोलता है कि पाक आया था, जेएन के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने उसको वही बताया जो मैंने 15 साल पहले बताया था। चीसू बोलता है अपना नॉर्मल काम करते रहना, किसी के शक में नहीं आना। यहाँ पर पाक बोर्ड पर सारी चीज़ें लिखता है, रेडियो ट्रांसमिशन कब स्टार्ट हुआ था, कितने टाइम तक बात होती है, वो कोई फिक्स नहीं है और सिर्फ उसने जेएन से ही बात की है। अगर जेएन नहीं होगा तो क्या वो किसी और से बात कर पाएगा या नहीं, एंड आखिर में ये सब हो क्यों रहा है, ये सारे सवाल उसके मन में रहता है। तभी 11:22 का अलार्म बजता है। उसको समझ जाता है कि सिग्नल भी रोज रोज नहीं आता है, एंड बोर्ड के नीचे लिखता है कि पास्ट चेंज होगा तो प्रेजेंट भी चेंज होता है, क्योंकि उसने एक विक्टिम बचाने के लिए 2 लोगों की जान चली गई थी। फिर पास्ट का दिखाता है 1995 का, जहाँ पर देखते हैं कि एक घर में चोर चोरी करता रहता है। जैसे ही कोई उसको देख लेता तो वहाँ से भागता है, एंड उसके घर के चारों तरफ पूरी निगरानी कर रही थी पुलिस। चोर भागता है तो सारी पुलिस उसके पीछे भागकर एक को मारने लगते हैं। फिर वो लोग का सीनियर बोलता है छोड़ दो, ये चोर नहीं है, पुलिस ऑफिसर है, एंड वो जेएन रहता है। सीनियर सबको चिल्लाते, इतने सारे होके भी एक चोर को नहीं पकड़ पाए। फिर पुलिस स्टेशन में सब लोग टेंशन में रहते हैं, तो जेएन बोलता है चोर की वजह से मैंने कितने दिन से नहाया तक नहीं हूँ। सब लोग उससे दूर भागने लगते हैं। फिर सीनियर आके बोलता है कि ये सारे पुराने चोर हैं, इनमें से कोई होगा जिसको तिजोरी खोलने आता होगा, तो इन सबको वापस से चेक करो, एंड जो भी सस्पिशियस लगे उसको मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि 4 बड़े घर में चोरी हुई है और अगर नहीं चाहते हो कि ऊपर से ऑर्डर आए तुम्हें निकालने का, तो इस चोर को पकड़ो। फिर जेएन पेपर सब देखता रहता है, उसमें से एक पर उसको शक होता है तो उसके पास जाता है। इसका नाम केंगटे रहता है। ये पहले चोर था जिसे जेएन ने पकड़ा था, एंड उसी वजह से उसका प्रमोशन हुआ था, बट अभी वो ये सब छोड़कर ड्राइविंग का काम करता है। बट तब भी जेएन उसको पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे, तो वो बोलता है कि मैं सो रहा था, एंड वो चोरी बिग स्टील वाली मैंने नहीं किया हूँ। तभी उसकी बेटी आती है और समझ जाती है कि बिग स्टील के लिए ही जेएन आया है। फिर वो लोग के घर पर जाकर खाना खाता है। यहाँ से मालूम पड़ता है कि जब केंगटे जेल में था तब जेल की बेटी का ख्याल रखता था, इसलिए उसकी बेटी बोलती है कि चोरी किसी नौसिखिया ने किया है, उतना एक्सपर्ट नहीं था। तो केंगटे भी बोलता है भले किसी एक्सपर्ट ने किया चोरी, बट बहुत आसानी से किया है, क्योंकि जितने भी बड़े घर है चोरी हुई उसकी सिक्योरिटी तो बड़ी हाई होगी, बट आसानी से उसने कर लिया। वो घर में किसी को तो जानता होगा। जेएन बोलता है तुम ही डिटेक्टिव क्यों नहीं बन जाते, तो वो बोलता है वैसे क्रिमिनल और डिटेक्टिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर जेएन के जाते टाइम उसकी बेटी बोलती है कि मेरे फादर ने नहीं किए है, विश्वास करिए मेरा, और उसको सीडी देती है जो उसने अपने फादर के लिए भी बनाई थी। उसको दे के बोलती है कि ड्राइविंग करते टाइम चलाइएगा। फिर जेएन घर जाके चेंज करता है। उसके फादर ने टेलिस्मन लगाया था ताकि जेएन को कोई अजीब ट्रांसमिशन नहीं सुन सके। फिर वो वॉकी टॉकी पे ट्राई करता है बोलने की, बट कोई सिग्नल नहीं आता। वहाँ देखते हैं सोवन सोई रहती, बट उसके घर के बच्चे उसके रूम में खेल खेल के सारा सामान पसार देते हैं। फिर सोवन जब देखती है तो उस सामान में से उसे जेएन की डायरी मिलती है। यहाँ पाक का अलार्म बजता है 11:22 का, तो उसको लगता है कि आज भी सिग्नल नहीं आएगा। तभी सिग्नल की आवाज़ आती है, तो पाक बोलता है जेएन क्या आप है, बहुत दिन से ट्रांसमिशन नहीं हुआ था तो मैं टेंशन में था। जेएन बोलता है पाक 6 साल से कहाँ थे तुम। तब मालूम पड़ता है कि प्रेजेंट के लिए सिर्फ 1 हफ्ता होते हैं, वहीं पास्ट के लिए 6 साल हो जाता है। जेएन बोलता है क्या सही में तुम 2015 में ही हो। तब पाक उसको बताता है कि ग्योंगी सीरियल मर्डर हमने ही मिलकर सॉल्व किए थे ना। फिर दोनों परेशान रहते हैं कि कैसा कनेक्शन जुड़ रहा है। फिर जेएन बोलता है कि अगर तुम सही में 2015 से हो तो मुझे बिग स्टील केस का कौन चोर है वो बताओ। तो वो बोलता है कि वो केस तो अभी भी अनसॉल्व ही है, एंड बहुत बड़ा कोल्ड केस है। जेएन बोलता है कि क्या इतनी मुश्किल के बाद भी हम उस चोर को नहीं पकड़ पाते हैं। तो पाक बोलता है कि मैंने उसके बारे में पढ़ा था, एंड प्रोफाइलिंग भी बनाया था न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के। तो पूछता क्या पाक उसको बताता है कि प्रोफाइलिंग क्या होता है, एंड वो फ्यूचर में आने वाला है करके। मुझे आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसी पास्ट चेंज करना थोड़ा खतरा है। तो वो बोलता है कि मुझे तो चोर को पकड़ना ही है। तो फिर उससे पूछता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली, कम से कम वही बता दो। चौथा चोरी हो चुकी है। तो पाक बोलता है कि वही चौथा चोरी ही आखिरी चोरी थी, उसके बाद कोई चोरी नहीं होती है। फिर पाक नेट पर चेक करके भी बताता है कि बिग स्टील जैसा दोबारा कोई चोरी नहीं हुआ था। जेएन बोलता है कि हम 1 महीने से चोर को पकड़ रहे हैं, बट अभी तक नहीं पकड़ पाए। तुम प्रोफाइलिंग करते हो ना, तुम बोले वो एडवांस टेक्निक है तो वही करो ना। बट पाक थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। जेएन बोलता है कि एक चोर को पकड़ने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, हमें बुरे लोगों को पकड़ना ही होता है। फिर पाक उसे पूछता है कि कोई सस्पेक्ट है जिस पर शक हो। तो वो बोलता है कि हमने चेक किया है बट कोई नहीं मिला है, और फैमिली मेम्बर को तो हमने पहले ही छाट दिए थे। तो फिर बोलता है कि जितनी भी चोरियां हुई थी वो सारे बड़े घरों में हुई थी, एंड बड़े घरों का सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है,
तो ज़रूर उसे घर के बारे में पता होगा एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो ज़रूर उस घर के मेल बॉक्स या कचरा या गैरेज में चेक किया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन पक्की तो है नहीं, बट इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड सावधान रहना, ये जो ट्रांसमिशन है उसकी वजह से जिसको नहीं मरना रहता है वो भी मर जाता है। तभी सिग्नल बंद हो जाता है। वहाँ सोहन जेएन की डायरी देखती है जिसमें जेएन ने पाक की प्रोफाइलिंग वाली बातें लिखा था। फिर पास्ट का थोड़ा थोड़ा झलक दिखाता है कि जेएन केंगडे का पीछा करता है, फिर उसको पकड़ने जाता है तो उसकी बेटी सामने आके बोलती है कि मेरे पापा ने नहीं किए हैं। वो तब भी उसको लेकर हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसकी बेटी बस में रोते हुए साथ जाती है, तभी ब्रिज टूट जाता है जिससे बस नीचे गिर जाता है। यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं कि पाक के कंप्यूटर में जो बिग स्टील केस के बारे में पढ़ रहा था उसकी जगह बहुत बड़ा ब्रिज का केस दिखता है। उधर जेएन जाने की कोशिश करता रहता है। केंगडे रो रो के अपनी बेटी को आवाज़ देता है, बट उसकी बेटी बस में घायल पड़ी रहती है एंड तभी बस ब्लास्ट हो जाता है। प्रेजेंट में पाक होश में आता है तो कंप्यूटर पर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि अब आ रहा था कि चोर पकड़ा गया है। फिर देखते हैं कि केंगटे जेल से छूट गया है। वहाँ पुलिस स्टेशन में चियोल और डॉक्टर मिलकर सारे अनसॉल्व केस की लिस्ट बनाते रहते हैं। फिर सोहन आती है तो उसको भी बोलते हैं कि जब हम 26 साल पुराना केस सॉल्व कर सकते तो ये सारे केस तो कुछ भी नहीं है। तब पाक आता है और बोलता है कि बिग स्टील के बारे में कोई फाइल नहीं है, तो कोई है जो उसके बारे में जानता है। चियोल बोलता है कि जब वो केस सॉल्व हो चुका है तो तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, हम कोल्ड केस टीम में अनसॉल्व केस को सॉल्व करते हैं। वो बोलते हैं मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि कल्पित को बहुत सख्त सजा मिली थी क्योंकि वो बार बार जेल से भागने की कोशिश किया था। तब ये बोलता है कि सबूत तो है, बट वो बोल रहा था कि उसने नहीं किया है। लास्ट तक वही मना कर रहा था कि उसने नहीं किया, इसलिए उसको सजा एक्सटेंड हो गई थी। सोहन भी बोलती है कि हाँ सही बोल रहा है, एक विटनेस भी था और उसका फिंगरप्रिंट मेल बॉक्स में मिला था। तब पाक को क्लिक होता है कि मेल बॉक्स के बारे में तो उसने ही बताया था। चियोल बोलता है कि ये सब छोड़ो, इस पर फोकस करते हैं। हम लोग इसमें से कौन सा केस लेंगे? पाक बोलता है कि हम इसी केस को इन्वेस्टिगेट करें। मैंने सुना था कि कोई स्पेशल फोर्स इस केस के पीछे थी, तो कोई डिटेक्टिव है जिससे मैं बात कर सकता हूँ? तो चियोल बोलता है कि तुम्हें ये केस क्यों सॉल्व करना है, क्यों? सोहन भी बोलती है कि मुझे भी जानना है कि तुम आगे इस केस से जानना क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैंने सुना 20 साल हो चुके, अगर वो लोग ने गलत आदमी को पकड़े होंगे तो बेचारा 20 साल तक जेल में ही होगा, के लिए इंसाफ नहीं हुआ है। तो सोहन उसकी बात सुन लेती है और ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेडी हो जाती है। चियोल को पाक पर बहुत गुस्सा आता रहता है। फिर जाते टाइम पाक पूछता है कि हम कौन सी डिटेक्टिव से मिलने जा रहे हैं, तो बोलती है सारे सवाल उसी से पूछ लेना। फिर उसको लेके एक क्लब में जाती है और ओनर को बोलती है कि मुझे सबसे महंगा वाइन ला कर देना और कुछ लड़कियां भी भेज दो। पाक बोलता है लड़कियां, पागल हो गई हो क्या? फिर क्लब का बॉस अपने आप ही बोलने लगता है कि इस बार मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया हूँ। सोहन बोलती है ये मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। फिर पाक को बोलती है जो भी सवाल है इससे पूछो, क्योंकि इसका बहुत पुराना क्रिमिनल का रिकॉर्ड है। वो बोलता है कि मुझे 1995 के बिग स्टील केस के बारे में जानना था। तो वो सोहन से पूछता है कि ये कौन है? तो वो बताता है कि मैं प्रोफाइलर हूँ कोल्ड केस टीम का। तो वो बोलता है अच्छा प्रोफाइलर, जब सारा काम हो जाता है तब तुम लोग लास्ट में आते हो ना। ये सुनकर सोहन हंसने लगती है। पाक बोलता है कि कौन बोला ऐसा? हाँ, तो वो बोलता है मेरे पहचान वाले पुलिस बोल रहे थे। सोहन बोलती है तब भी ये एक पुलिस वाला है, इसलिए अच्छे से बात करो। फिर पाक उससे पूछता है कि केंगटे को जानते हो जो बिग स्टील में पकड़ा गया था? तो वो बोलता है कि हाँ, वो एकदम लेजेंड था, इतना सफाई से काम करता था कि उसकी बहुत बातें करते थे। वहाँ दिखाता है एक लड़की के पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं। क्लब का ओनर भी बताता है कि केंगटे जब कोई टारगेट फिक्स कर लेता है तो उस घर के आसपास घूमता है। लोग बोलते थे कि इससे ही उसको अंदर घुसने का नेचुरल तरीका मिल जाता है। वैसे ही देखते हैं कि केंगटे उस घर में घुस जाता है। फिर वो बताता है कि लोग बोलते हैं कि वो इतना सफाई से काम करता है कि कभी उसने फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। फिर देखते हैं कि वो लड़की याद करती कि बस में आग लगी हुई है, तो वो सब सोचकर डरने लगती है। फिर देखते हैं कि उसके पीछे केंगटे आता है जो उसको बेहोश कर देता है और आईने में अपना फिंगरप्रिंट का निशान जानबूझ के छोड़ देता है। वहाँ पाक बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, भले कोई भी सिचुएशन हो जाए बट इंसान की आदत नहीं बदलती। जैसे उसने बोला अगर केंगटे सफाई वाला था तो ऐसा इंसान कभी भी अपना फिंगरप्रिंट मेल बॉक्स पर नहीं छोड़ता। सोहन पूछती क्या और पूछताछ करनी है? तो वो बोलता है कि तुम मुझे बता दो, मैं खुद से ही पूछ लूंगा। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, बट मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो सोहन बोलती मुझे लगा तुम थोड़े बड़े हो गए हो, बट तुम उससे भी काफी दूर हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद कर रही थी? मैं तो कुछ जानने आई थी। मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करती जो सीक्रेट रखते हैं। तुम्हारी असल वजह क्या है इस केस के बारे में पूछताछ करने का? तभी उसको चियोल कॉल करके बोलता है जल्दी आने, तो वो लोग जाते हैं। फिर वो लोग को मालूम पड़ता है कि एक लड़की की किडनैपिंग हुई है। इससे पहले चियोल बताता है किसने किया है, तभी वो लोग को मीटिंग में बुलाते हैं। फिर चिसू केस के बारे में बताता है
जो किडनैप हुई है उसका नाम शिन है एंड वो प्रोफेसर है। शिन के घर पर फिंगरप्रिंट मिला है जिससे कल्पिट के बारे में पता चला है एंड वो और कोई नहीं कैंगटे है जो 15 साल पहले बिग स्टील के केस में अंदर गया था। अभी 3 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। वो किडनैप करके गाड़ी में ले गया है। लोकेशन ट्रैक करने पे गाड़ी मिली है, बाकी उसका पता नहीं चला है। इतने दिन से जेल में था इसलिए उसका अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही फोन है जिससे चेक कर सकते हैं। तो किम बोलता है कि ये चोरी करने के बाद जेल गया और जेल से निकलने के बाद वापस चोरी किया। उस घर में उसको कैश नहीं मिला होगा इसलिए इस बार उसने किडनैपिंग किया है। और कुछ तो है नहीं सुनने लायक, पहले सस्पेक्ट की लोकेशन ट्रैक करो। पार्क सबके सामने बोलने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कैंगटे का मेथड चेंज हुआ है। उसने इससे पहले कोई भी इंसान को हाथ नहीं लगाया था, जरूर इस काम के पीछे उसका कोई दूसरा मकसद होगा। किम उसको इग्नोर करके बोलता है कि उसके पेरेंट्स को ब्लैकमेल का मैसेज आएगा। फिर पार्क फिर से बोलने लगता है तो सोवन उसको पैर पे मारती है। किम बोलता रहता है कैंगटे के दोस्त या फिर जेल के साथी से पूछो और उसका पता लगाओ। चीसू बोलता है सारे सीसीटीवी, कार का ब्लैक बॉक्स सब में देखो एंड उसकी लोकेशन ट्रैक करो। फिर सब जाते रहते तो पार्क सबको बोलता है कि रुको रुको। फिर चीसू आके उसको एक पंच मारता और बोलता है तुम्हें क्या लगता है ग्योंगी सीरियल मर्डर केस सॉल्व कर लियो तो कुछ भी बोलोगे। तो पार्क बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, पुलिस स्टेशन में कोई बात सुनता कहाँ है। फिर सोहन उसके पैर पे मारती है और बोलती है कि मेरी टीम का है, मैं उसको समझाती हूँ। फिर चीसू सबको काम देता है और पार्क को बोलता है भाड़ में जाओ। फिर उसके जाने के बाद सोहन पार्क को बोलती है तुम क्या पुलिस वाले इसलिए बने ताकि दूसरे पुलिस वालों से लड़ सको। तो वो बोलता है मुझे नहीं काम करना ऐसे पुलिस वालों के साथ, उनके पास कोई स्किल नहीं है और घमंडी है इसलिए कभी क्रिमिनल नहीं पकड़ पाते हैं। मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है, कैंगटे का जरूर कोई दूसरा मकसद है इसलिए हो सकता है शिन की जान खतरे में हो। तो वो बोलती है मान लेते तुम जो बोल रहे हो सच है तो तुम उस विक्टिम को मार रहे हो, तुम्हें और ज्यादा कन्विंस करना चाहिए था वो लोग को। ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है, फिर कोई ना कोई मरता ही रहेगा, जो करना है करो। फिर जाते टाइम बोलती है मुझे नहीं मालूम तुम पुलिस से इतना नफरत क्यों करते हो, बट अगर तुम क्रिमिनल को पकड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है पुलिस वालों को गाली देने का। फिर सोवन शिन के घर जाके चेक करती है। यहाँ पार्क जेलर से जाके मिलता है जिधर कैंगटे था। बार जेल से भागने की कोशिश किया था बट नाकाम रहा, उसके बाद वो शांत हो गया था। पार्क उसको जब बताता है कि कैंगटे जेल से निकलने के बाद क्या क्या किया तो जेलर बोलता है जेल में तो ज्यादा परेशान नहीं किया बट हाँ उसको फिट आती थी इसलिए बाकी कैदी उसे दूर रहते थे। फिर दिखाता है कि कैंगटे जब आग देखता है तो उसे अपनी बेटी याद आती है जो बस में मरी थी इसलिए उसको फिट आती थी। यही चीज जेलर पार्क को भी बताता है। उधर देखते हैं कि शिन एक बर्फ वाली जगह पे है, उसके सामने फोन रहता है बट वो उसको भी नहीं उठा पाती है। फिर उसको वापस से वो इंसिडेंट याद आता है तो डर जाती है। इधर सोवन को शिन के बाथरूम से डिप्रेशन की गोली मिलती है तो उसके फादर से पूछती है तो वो बताता है कि वो ब्रिज वाले एक्सीडेंट में थी। उस तरफ पार्क उस एक्सीडेंट के बारे में पढ़ता रहता है, फिर सोचता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। फिर उसका अलार्म बजता है सिग्नल आने का। उधर पास में पुलिस कैंगटे को लेके जाती रहती है। फिर जब वो जेएन को देखता है तो उसको बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती, अगर तुम मुझे अरेस्ट नहीं करते तो मैं अपनी बेटी के पास होता और उसे बचा लेता, सब तुम्हारी गलती है। जेएन को बड़ा पछतावा हो रहा था। फिर वो गाड़ी में जाके उसकी बेटी का दिया हुआ सीडी सुनता है तो रोने लगता है। फिर सिग्नल आता है। पार्क उसे पूछता है क्या हुआ, पास चेंज हो गया क्या, सही में कैंगटे ही चोरी किया था, उसने अभी किसी को किडनैप किया है। जेएन रोते हुए बोलता है हम गलत थे, नहीं मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी वजह से सब खराब हो गया, ये ट्रांसमिशन को कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। पार्क हैरान होकर बोलता क्या बोल रहे हैं एंड यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं आखिर बेगुनाह लोगों की जान किस वजह से जा रही है, सिग्नल की वजह से या फिर पास्ट के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, टेक केयर।